तो यार आज हम इस वीडियो में फाइनली उस वीडियो को कवर करने वाले हैं जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। काफी टाइम से कमेंट्स भी आ रहे थे, यानी किंग वर्सेस कार्ड रेस, जिसके दौरान किंग कार्ड रेस की बुरी तरह फाड़ देता है। उन्हीं कार्ड रेस की जिन्होंने एस क्लास हीरोज की कुछ ऐसी हालत कर दी थी। इस वीडियो में कवर कर रखा है इफ यू वांट। सो दैट्स व्हाई कैसे किंग इन सारे कार्ड रेस का सामना करता है जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि कैसे जेनोस एक्सप्लोड होने वाला होता है अपने सूट को ओवर यूज करने की वजह से, लेकिन फुबुकी अपनी साइकिक पावर के थ्रू उसकी बॉडी को, उसके सिस्टम को स्टेबलाइज कर देती है और उसे बचा लेती है। एंड सीन की शुरुआत भी यहीं से होती है। फुबुकी की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है जेनोस को सेव करने के चक्कर में, लेकिन जब बैंग, बॉम्ब और जेनोस समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे फुबुकी की मदद करें, तो तभी आसमान में अजीब ही तरीके का पैटर्न बनने लग जाता है, जिसको पहली बार देखने पे तो ऐसा लगता है कि जुगनू एक साथ पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन गौर करने पे उन सबको पता चलता है कि ये तो किसी तरीके के लाइट बॉल्स हैं जो कि एक ही सिंक में किसी का पीछा कर रहे हैं। एंड गैस हू, किसका पीछा कर रहे थे ये लाइट बॉल्स? तात्सुमाकी का। और ये लाइट बॉल्स और कुछ नहीं, पावरफुल अटैक्स थे होमलेस एम्परर के। और ये चीज प्रूफ कर देती है कि होमलेस एम्परर की पावर है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बंदा इस तरीके की पावरफुल बॉल्स कितनी भी प्रोड्यूस कर सकता है बिना थके, बिना एक बूंद भी पसीना छोड़े अपना। और जब ब्लैक स्पैम ये रियलाइज करता है ना, काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब बात करें अगर तात्सुमाकी की, तो वो पूरी कोशिश कर रही होती है इन सारे अटैक से बचने में, इन सारी लाइट बॉल से बचने में, लेकिन भैया वो भी अपनी लिमिट्स पे थी सैकरोची के साथ इतनी तगड़ी बैटल लड़ने के बाद। दैट्स व्हाई होमलेस एम्परर के अटैक्स तात्सुमाकी को जकड़ लेते हैं और घेर के किक करके एक्सप्लोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रिवील होता है कि वो तो तात्सुमाकी थी नहीं, एक डेकॉय था, यानी पत्थरों से क्रिएट करा हुआ डेकॉय, जिसका की इस्तेमाल तात्सुमाकी ने सैकरोची के अगेंस्ट में भी किया था इस वीडियो में। लेकिन होमलेस एम्परर जो इतनी देर से अटैक करे जा रहा है सब पे, जो भी उसे दिख रहा है, इन सबको देखते हुए आई डोंट नो हाउ ब्लैक स्पैम समझ जाता है कि ये बंदा, भले इसके पास लिमिटलेस एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन इसकी बॉडी एवरेज ह्यूमन जैसी है। एंड भैया ब्लैक स्पैम बीइंग लाइक मॉन्स्टर, जो कि वो पहले से था ही, वो ये डिसाइड करता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो होमलेस एम्परर को ठिकाने लगा देगा वहीं के वहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है तात्सुमाकी, जो कि डिकॉय का यूज करके, जैसे कि मैंने अभी बताया, फुबुकी के पास पहुंच जाती है और काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। और ये दोनों बहनें ही एक दूसरे को ऐसी स्टेट में, इतनी बुरी स्टेट में देख के कंप्लीटली शॉक्ड। अब भैया फुबुकी तो इसलिए शॉक्ड थी क्योंकि उसने अपनी बहन को इतनी बुरी हालत में किसी भी बैटल के बाद कभी नहीं देखा। एंड तात्सुमाकी इसलिए शॉक्ड थी क्योंकि उसने हीरो एसोसिएशन में पहले ही क्लियर कर दिया था सबको कि उसकी बहन इस मिशन में पार्ट नहीं लेगी, लेकिन स्टिल उसकी बहन यहाँ पे प्रेजेंट है तो गुस्सा आ रही है उसे। लेकिन फुबुकी ऑब्वियसली ये क्लियर करती है कि ये सारी जो चोटें हैं ये उसी की वजह से हैं, किसी और ने उस पर अटैक नहीं किया है। जिस पे तात्सुमाकी शांत और फिर से वो फाइट करने चल देती है, लेकिन फुबुकी रोकने की कोशिश करती है उसे, क्योंकि भैया तुम्हारी इतनी बुरी हालत है, फिर से फाइट करने जाओगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। लेकिन भैया तात्सुमाकी अपने अलग ही ईगो में वो सुनती ही नहीं है फुबुकी की काफी ज्यादा मनाने पर और इवन उसे अपनी साइकिक पावर के थ्रू रोकने पर भी। और अपनी सिस्टर को ऐसी हालत में फाइट करते हुए जाते देखकर फुबुकी रो देती है लिटरली। और वो ये मानती थी कि ब्लास्ट ने भले ही उसकी बड़ी बहन को बचाया क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक कर्ज छोड़ दिया है। यानी फुबुकी इशारा कर रही है वही बात को जो कि ब्लास्ट ने तात्सुमाकी से की थी, कि जरूरत पड़ने पर एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारी मदद करने कोई आएगा। अब भैया जेनोस फुबुकी को ऐसे रोता हुआ देख के लाइक अ मैन उसे अपनी जैकेट देता है और उसे संतुष्ट करता है ये बोलते हुए कि चिंता मत करो, मैं तात्सुमाकी के लिए जा रहा हूँ एज अ बैकअप। जिस पे बैंग मना तो करता है कि ये रैकलेस है क्योंकि तुम भी कुछ खास बढ़िया स्टेट में नहीं हो, लेकिन भैया जेनोस फिर भी नहीं रुकता और वो ये बोलते हुए चला जाता है कि जरूरत पड़ने पे मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा, एज अ शील्ड की तरह भी काम करूंगा तात्सुमाकी के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। जिस पे फुबुकी और बैंग दोनों चुप। अब भैया बैंग भी पीछे पीछे चल देता है जेनोस के कि भैया ये यंगस्टर मानते ही नहीं है, लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। और फुबुकी से ये बोलता है कि चिंता मत करो, मैं भी एज अ बैकअप जा रहा हूँ। और बॉम्ब से ये बोलते हुए जाता है बैंग कि फुबुकी को प्रोटेक्ट करना, और अगर गारो दिखाई देता है जैसे ही मुझे बुला लेना। अब भैया फुबुकी अपने फुबुकी ग्रुप को ऐसा करते हुए देख के काफी ज्यादा खुश, इमोशनल हो जाती है बंदी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं बुड्ढे लोग। लेकिन भैया एनीमे में ओल्ड मैंस को हल्के में मत लिया करो, वो कितने पावरफुल होते हैं तुम्हें पता ही है। बैंग का ये एग्जांपल ले लो। एंड इफ यू रिमेम्बर, ये सारे लोग स्वर्ड्समैन ही थे जो कि एटॉमिक समुराई के साथ एक मीटिंग में दिखाए गए थे। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था गम्स,
जो कि टैंक टॉप मास्टर का कचुम्बन निकाल के उसे निगलने वाला होता है, जिसको टैकल करके टैंक टॉप मास्टर की हेल्प करता है पिग गॉड। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब पीछे से एक और काड्रे आ जाता है, यानी अगली फर, और जिन लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रहे थे दोनों मिलकर उनमें से एक को पकड़ता है, उठाता और उसका हाथ उखाड़ देता है। यार तुम यूं कह सकते हो कि ये बंदा जितना घिनौना बाहर से है ना उतना ही ज्यादा अंदर से है। अब भैया ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें। इतने में पीछे से गम्स टैंक टॉप मास्टर को फिर से अपने दांतों तले चबाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ अगली फर जिसका की हाथ उखाड़ा था उसने उसको एक पंच के थ्रू पेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है तात्सुमाकी, उसे साइकिक पावर्स के थ्रू रोक लेती है और दूसरी तरफ पिग गॉड टैंक टॉप मास्टर को बचा लेता है। इसके बाद तुरंत ही पिग गॉड उन सारे हॉस्टेजेस को यानी उन सारे इंजर्ड लोगों को अपने अंदर धर लेता है, लाइक स्टोरेज की तरह काम करता है, और उसे टैंक टॉप मास्टर पकड़ के दूर फेंक देता है। इतने में ये अगली फर और भी ज्यादा अगली हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी काफी ज्यादा हो जाता है। तात्सुमाकी की साइकिक पावर का कोई भी असर नहीं होता बंदे पे, मतलब तात्सुमाकी भी अपनी साइकिक पावर के थ्रू रोक तक नहीं पाती, अटैक करना तो छोड़ ही दो। इसके बाद टैंक टॉप मास्टर उस पर टैंक टॉप टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन अगली फर केविंग पंच के साथ टैंक टॉप मास्टर के हाथों का चुम्बन निकाल देता है और बड़े ही क्रीपी तरीके से टैंक टॉप मास्टर से बोलता है कि तुम में से कोई भी बच के नहीं जाने वाला। और ऐसा कहते हुए वो टैंक टॉप मास्टर पे अटैक पे अटैक करके उसका यूं समझ लो आमलेट बना देता है। और सही बताऊं, जब मैंने पहली बार इस पैनल को देखा था ऐसा ही लगा था कि भैया टैंक टॉप मास्टर तो गया, एक एस क्लास हीरो तो मर ही जाएगा आज लगता है, क्योंकि टैंक टॉप मास्टर ऐसी हालत में तो था ही साथ गम्स उसे निकल जाता है, मतलब खाने की कोशिश करता है। और ऐसा ही सेम लगता है वो दोनों मिलकर तात्सुमाकी के साथ भी करना चाहते थे, लेकिन सही टाइम पे जेनोस और बैंग वहां पे पहुंच जाते हैं, जिनमें से जेनोस गम्स पे अटैक करके टैंक टॉप मास्टर को बचाता है, और जब बैंग टैंक टॉप मास्टर को पकड़ के उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही उसका सामने उसको एनकाउंटर करने आ जाता है अगली फर, जो कि बहुत तगड़े पंच के साथ उसे पेलने वाला होता है जमीन में। लेकिन भैया यहाँ पे एस क्लास हीरो रैंक 3 की बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाई बैंग आसानी से अगली फर के तगड़े पंच को उसी पे वापस लौटा देता है और उसके फेस पे पड़ता है वो पंच। एंड यस, रियलिटी में ये करना इम्पॉसिबल है, लेकिन भैया है तो ये एनीमे ही ना। इसके बाद बैंग तुरंत ही टैंक टॉप मास्टर की हालत पे थोड़ा नजर डालता है, जो कि काफी ज्यादा बुरी थी, बंदे की हार्ट बीट भी रुक गई थी, लेकिन उसने जो बनियान पहन रखी है जिसे कि उसकी भाषा में टैंक टॉप बोलते हैं, उसकी मदद से उसकी हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली टैंक टॉप मास्टर को जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, और एग्जैक्टली सेम ऐसा बैंग बोलता भी है, लेकिन अगली फर फिर से उनके रास्ते में आ जाता है ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना। इतने में बैंग उसके मजे लेते हुए बोलता है, अरे 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 तुम्हारा चेहरा तो पिचक गया उस पंच से। जिस पे अगली फर ये बोलता है, ज्यादा मत बोलो गीजर, मेरा चेहरा ऐसा ही था पहले से। इतने में पीछे से गम्स आता है, जो कि अपने दांतों में जेनोस को जकड़ लेता है, और ये सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही होती है, जेनोस और बैंग के हाथों में से निकलती हुई दिख रही होती है। लेकिन भैया अपना बैंग ऐसी सिचुएशन में भी हंस देता है, जो चीज ऑब्वियसली अगली फर को और भी ज्यादा पिस्ड ऑफ कर देती है, जिस वजह से वो गुस्से में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच पेलने की कोशिश करता है बैंग पे। लेकिन बैंग अगेन अपना दिमाग यूज करता है और उसका पंच गम्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे भैया जेनोस भी छूट जाता है और गम्स को भी डैमेज पहुंच जाता है। अब इस पंच को डिफ्लेक्ट करने के बाद बैंग इसी ओपनिंग का यूज करता है और अगली फर पे काफी सारे कॉम्बो अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है थोड़ी देर के लिए, यानी होश खो देता है। और इतने में गम्स पता नहीं क्यों अगली फर को निगलने की कोशिश करता है, और ऑलमोस्ट कह सकते हो निगल ही जाता है। और इसी चीज का फायदा बैंग और जेनोस उठाते हैं तात्सुमाकी और टैंक टॉप मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए। इसके बाद हमें स्ट्रगल दिखाया जाता है गम्स का, जो कि फुली डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अगली फर को, लेकिन भैया थी तो वो घिनौनी चीज, इतनी आसानी से पच तो सकती नहीं थी। दैट्स व्हाई अगली फर गम्स को यूं समझ लो सामने से चीरते हुए बाहर निकल जाता है, और भी ज्यादा घिनौनी फॉर्म के साथ, और इस फॉर्म को नाम दिया जाता है उसकी वॉमिटिंग फरर अगली। सही में यार, और कितना घिनौना बनेगा ये बंदा। इतने में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक और काड्रे यानी इवल नेचुरल वाटर, जिसका की सामना कर रहे होते हैं एटॉमिक समुराई और उसका डिसिपल यानी स्टूडेंट। अब एटॉमिक समुराई के लिए तो इससे फाइट करना पहली बार था, लेकिन उसके स्टूडेंट यानी ईआई के लिए ये दूसरी बार था। वो पहले फाइट इवल नेचुरल वाटर से कर चुका है, एंड दैट्स व्हाई वो यही वंडर कर रहा होता है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, कहीं इसने ग्राउंड वाटर को तो एब्जॉर्ब नहीं कर लिया। और इसी चीज के कंटिन्यूएशन में उसके मन में एक खौफनाक सिचुएशन बनती है कि अगर इस चीज ने
ओशियन को एब्सॉर्ब कर लिया। तो अब इन्हीं ख्यालों में जब वो घूमता तो इवल नेचर वाटर उस पर अटैक कर देता है और इस बार उसकी तलवार भी नहीं बचा पाती है उसे, क्योंकि पिछले अटैक में वो ऑलरेडी टूट चुकी है। और ऐसा ही लग रहा होता है कि ये बंदा तो गया, लेकिन सही टाइम पे उसके आगे आ जाता है डार्कशाइन। अब भैया कॉमन सेंस तो ये कहती है कि बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ होगा, लेकिन बंदे को ये अटैक्स जो हैं इवल नेचर वाटर के वो हाई प्रेशर शावर जैसे लग रहे हैं। डेट्स वाई वो उन अटैक से बचता नहीं है, बल्कि उनको अपने ऊपर लेकर अलग अलग तरीके के पोज मारता है। बंदा फ्लेक्स कर रहा है तगड़ा। गारो के सामने तो फटी फटाई में घूम रहा था। इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है एवरीवन। और ऐसा ही करते करते वो एक पंच के साथ इवल नेचर वाटर को वहां से भगा देता है और इनफैक्ट उसे थैंक यू बोलता है हाई प्रेशर शार के लिए। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है बैंग और जेनोस की तरफ, जो कि रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं तात्सुमाकी और टैंक टॉप मास्टर को। लेकिन उनके सामने एक और काडरे आके खड़ा हो जाता है, जो कि था ब्लैक स्पम। एंड ऑब्वियसली अपने नंबर्स का फायदा उठा के उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। इनफैक्ट रोक भी देता है, क्योंकि बैंग तो भले ही उन सबसे बच सकता था, लेकिन जेनोस ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सही टाइम पे वहां पर एंट्री हो जाती है एटॉमिक समुराई की, जो कि वहां पे पहुंचते ही जल्दी से जल्दी बैंग और जेनोस से बोलता है उन दोनों को ले आओ और जल्दी से जल्दी ट्रीट करवाओ, क्योंकि उसको भी दिख रहा था कि उन दोनों की हालत कितनी बुरी थी। अब तुम सोच रहे होगे कि ब्लैक स्पम ने इस वीडियो में तो बहुत बुरी हालत कर दी थी एटॉमिक समुराई की, तो अब क्या कर लेगा वो। लेकिन एटॉमिक समुराई रास्ता निकाल चुका था ब्लैक स्पम को काउंटर करने का, जो कि था उसे स्लैश करना। जी हाँ, वो उसे पूरी तरह नहीं काटेगा, बस उसके जितने भी क्लोन्स हैं उनको स्लाइस अप कर देगा, सो डैट वो डिवाइड ना हो पाए 1 से 2 में, 2 से 4 में। और ये आइडिया एटॉमिक समुराई का काम भी कर रहा होता है और ब्लैक स्पम पिस्ड ऑफ हो जाता है इस आइडिया से। लेकिन अगेन हम देखते हैं कि बैंग और जेनोस भागने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन यार ब्लैक स्पम के नंबर्स ही इतने ज्यादा थे। एटॉमिक समुराई काफी सारे ब्लैक स्पम्स को संभाल रहा था, लेकिन बैंग के पीछे अभी भी काफी सारे ब्लैक स्पम्स पड़े हुए थे, जिनको की इतनी बुरी हालत में भी रोकने की कोशिश करती है तात्सुमाकी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तात्सुमाकी भी एक काडरे को रोकने की कैपेबल नहीं थी। लेकिन वहां पे सही टाइम पे फिर से एंट्री होती है डार्कशाइन की, जो कि आते ही वहां पे ब्लैक स्पम से बोलता है यार तुम में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, जिस पे ब्लैक स्पम काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उससे लग रहा था कि डार्कशाइन उसे नीचे दिखाना चाह रहा है। मैं दिखाया जाता है ब्लैक स्पम यानी एक काडरे, जो कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एस क्लास हीरोज को एंगेज करे हुए है और साथ ही साथ 4 काफी ज्यादा पावरफुल सोर्समैन को भी संभाल रहा है। यानी समझ लो बंदा अकेला 8 एस क्लास हीरोज लेवल बंदों को संभाल रहा है। और जब ये सारे एस क्लास हीरोज ये सारे सोर्समैन कुचल कुचल के मार रहे थे ब्लैक स्पम को, तो वहीं दूसरी तरफ होमलेस एम्पर आराम से बैठ के तमाशा देख रहा था। और यही चीज कहने ब्लैक स्पम भी जाता उसके पास कि भैया देखते ही रहोगे या फिर बैकअप के तौर पे कुछ फायरिंग भी करोगे, जिस पे होमलेस एम्पर ये बोलता है कि तुम्हारे लिए तो फायदा है, कितने सारे एस क्लास हीरोज हैं, जितने ज्यादा एस क्लास हीरोज को तुम मारोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि तुम लीड करोगे ना फिर हमें। जिस पे ब्लैक स्पम चुप और वो चल देता है, क्योंकि उसकी बात भी सही थी भैया। लेकिन होमलेस एम्पर का रियल प्लान ये था कि वो ब्लैक स्पम के नंबर्स का फायदा उठा के इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करवाएगा पहले उससे, क्योंकि भैया अकेला खुद खत्म करने घूमेगा तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए वो ब्लैक स्पम से ऐसा कराना चाहता है उसके नंबर्स का यूज करके। एंड एट द एंड मौके का फायदा उठा के वो उन सबको यानी ब्लैक स्पम को पूरी तरह खत्म कर देगा। इसका सीन चेंज होता और हमें दिखाया था कि जेनोस फुबुकी के पास ही ले आता है टैंक टॉप मास्टर को उसे ट्रीट करने के लिए, लेकिन फुबुकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे कैसे, क्योंकि जेनोस को सही करने में उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। जिस पे बॉम्ब बोलता है कि यार हो सकता है तो मैं भी हेल्प करने की कोशिश करता अपनी एनर्जी के थ्रू, जिस पे फुबुकी को आइडिया आता और वो दोनों मिलके टैंक टॉप मास्टर को हील करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हील कर भी पाते हैं, लेकिन बॉम्ब काफी ज्यादा थक जाता है इससे, और ऐसी थकी हालत में ही उसका सामना करने एनकाउंटर करने आ जाता है पीछे से गारो। अब इसके बाद गारो वर्सेस बॉम्ब होता है, बैंग वर्सेस गारो होता है, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। इसका सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक स्पम वाली बैटल दिखाई जाती है, जहां पर कि ब्लैक स्पम 8 लोगों से एक साथ लड़ रहा था। अब ये बैटल काफी तगड़ी चल रही होती है, ब्लैक स्पम तगड़ा मुकाबला कर रहा होता है इन सारे लोगों का एक साथ। लेकिन फाइट का रुख तब बदल जाता है जब वहां पे एंट्री होती है वॉमिटिंग अगली फरर की, क्योंकि ये बंदा ना तो ब्लैक स्पम के साथ था ना ही हीरोज के साथ। जो उसके सामने आता है सभी पे अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक ही बंदा चाहता था, सिल्वर फैंग
यानी बैंग, जो कि जा चुका था भैया गौरव से फाइट करने, जिस वजह से सबसे पहले जब ब्लैक स्पैम उसका मजाक उड़ाता है तो वो उस पर थूक कर काफी सारे ब्लैक स्पैम को वहीं पिघला देता है। इसके बाद डार्कशाइन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है सुपर अलॉय डबल बजूका के साथ, जिसका सामना वॉमिटिंग फरर अगली फोरआर्म मेल्टिंग पंच के साथ करता है और दोनों बराबरी की टक्कर देते हैं एक दूसरे को एटलीस्ट फोर्स के साथ। लेकिन फरर अगली के एसिड से कवर होने की वजह से वो एक एडवांटेजियस साइड पे पहुंच जाता है, जिस वजह से पंच तो दोनों के पावरफुल थे बट हार्म सिर्फ डार्कशाइन को होता है। उसकी स्किन जलने लगती है, जिसके बाद फरर अगली उस पर एसिड थूक देता है और उस एसिड का इम्पैक्ट उसकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। एंड ये आई थिंक सेकंड टाइम था जब डार्कशाइन ने किसी अटैक को फील किया था, यानी पेन महसूस किया था, क्योंकि डार्कशाइन को पहली बार डैमेज लेते हुए हमने सिर्फ गारो वाली फाइट में देखा था। इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। इसके बाद वो सोर्समैन जो आए थे उनमें से एक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी हालत अगली फरर कुछ ऐसी कर देता है, बंदे की लिटरली खोपड़ी पिघला देता है सिर्फ एक थूक में। जिसके बाद एटॉमिक समुराई और एक और काफी ज्यादा पावरफुल सोर्समैन दोनों एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन उनकी तलवार पिघल जाती है। बट फरर अगली पे कोई भी असर नहीं होता है इस अटैक से। मतलब ये बंदा लिटरली ब्लैक स्पैम से ज्यादा भारी पड़ने लग जाता है इन लोगों पे। लेकिन फरर अगली इसी ओपनिंग का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उन दोनों पे ही मेल्टिंग पंच का यूज करता है, जिसको एक सोर्समैन आके बचा लेता है। अब जिसने एटॉमिक समुराई को बचाया था वो तो पूरा पिघल जाता है भैया, और रही बात दूसरे सोर्समैन की, वो आधा पिघलता है और जाते जाते एटॉमिक समुराई को एक स्पेशल स्वॉर्ड दे आता है, जो की थी निशिरन स्वॉर्ड नेम्ड एज सनब्लेड। और क्योंकि ये बंदा हेड था काउंसिल ऑफ सोर्स मास्टर्स का, तो जाते जाते वो एटॉमिक समुराई को हेड बनाते हुए जाता है, इस स्वॉर्ड को उसे सौंपते हुए। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब चीजें ये कर रहे हैं, इस दौरान फरर अगली क्या कर रहा है, तो भैया वो अपनी एनर्जी रिप्लेनिश कर रहा है उन्हीं लोगों को चूज कर जिसको कि उसने मेल्ट किया है। और एटॉमिक समुराई के थ्रू ही हमें ये भी पता चलता है कि इस ब्लेड का नाम तो सन ब्लेड है, लेकिन इसी के साथ साथ एक मून ब्लेड भी एग्जिस्ट करती है, और इन दोनों ब्लेड्स का जो यूज कर पाएगा सोर्समैन, उसे अनपैरेलल अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेंगी एज अ सोर्स मास्टर। लेकिन मून ब्लेड का किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और इसी को ढूंढने का काम तो ये काउंसिल करता है सोर्स मास्टर्स का। इसके बाद हमें वापस फरर अगली दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ब्लैक स्पैम की कोई बात तो सुन ही नहीं रहा होता, ऊपर से उल्टा अटैक और करे जा रहा होता है बार बार, जो चीज ब्लैक स्पैम को काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ कर देती है। और भैया ब्लैक स्पैम को कोई पिस ऑफ कर दे तो उसकी उल्टी घड़ी तो शुरू हो ही जाती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक स्पैम सिचुएशन को देखते हुए कि सारे हीरोज कमजोर बन चुके हैं और फरर अगली काफी ज्यादा पिस ऑफ कर रहा है उसे, अपने आप को कई सारे अपने आप को यानी जो क्लोन्स थे उसके, उन सबको कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करके बनता है गोल्डन स्पैम, जिसपे कि फरर अगली के किसी भी तरीके के एसिड का कोई भी असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट उसका सिर्फ एक पंच फरर अगली के लिए काफी था, उसको पेलने के लिए काफी था। इतने में पीछे से होमलेस एम्पर आके लगातार अटैक करना शुरू कर देता है फरर अगली पे, जिसपे ब्लैक स्पैम बोलता है ओ तो फाइनली यूजलेस एम्पर आ ही गए अपना जलवा दिखाने। जिसपे होमलेस एम्पर ये बोलता है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था तुम्हारी ये सब फाइटिंग को, लेकिन रियलिटी में उसका प्लान फेल हो गया था ब्लैक स्पैम को यूज करने का, उसके नंबर्स को यूज करने का, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोलैप्स करने के लिए। इसलिए वो सोचता है कि अब क्या ही करना, मैं भी अटैक करना शुरू कर देता हूँ, फाइट करना शुरू कर देता हूँ। और तुम इस पैनल को देख के ही ये समझ सकते हो कि ये बंदा यानी होमलेस एम्पर कुछ ही सेकंड्स में फरर अगली की कुछ ऐसी हालत कर देता है जिससे फाइट करने में इतने सारे एस क्लास हीरोज स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके बाद फरर अगली वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके पीछे गोल्डन स्पैम जाता तो है, लेकिन होमलेस एम्पर रोक लेता है उसे ये कहकर कि जाने दो उसे, क्योंकि ऐसे ही कमजोर मॉन्स्टर्स ये प्रूव करते हैं कि हम कितने ज्यादा सुपीरियर हैं। जिस पे गोल्डन स्पैम मान जाता है और एक एक करके सारे कूड़े कचड़े को साफ करने का डिसाइड करता है, यानी हीरोज को साफ करने का डिसाइड करता है। एंड फर्स्ट ऑन दैट लिस्ट इज डार्कशाइन, जो कि ऑलरेडी पूरी तरह कोलैप्स कर चुका था मेंटली, क्योंकि भैया उसकी शाइन चली गई थी ना बॉडी की, इस वजह से परेशान था बंदा। लेकिन उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है गोल्डन स्पैम को देख के, क्योंकि भैया उसकी बॉडी उसकी शाइन दोनों ही काफी ज्यादा थी डार्कशाइन से। एंड इसके बाद गोल्डन स्पैम सिर्फ एक पंच में डार्कशाइन को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और ये कह सकते हो कि हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलेस एम्पर अपनी उन्हीं एनर्जी बॉल से बारिश कर देता है सारे वहां पे प्रेजेंट जितने भी हीरोज थे, जितने भी सोर्समैन थे, जिसके काउंटर अटैक तो छोड़ो, बचने में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये सब। दूसरी तरफ ब्लैक स्पैम बहुत ज्यादा बुरी हालत कर रहा होता है जेनोस और तात्सुमाकी की, और ये सारी चीजें अपडेट कर रहा होता है चाइल्ड एम्परर। जी हाँ, चाइल्ड एम्परर जिंदा है। पिछले वीडियो में तुमने देखा ही होगा कि होमलेस एम्परर के अटैक की वजह से ऐसा फील होता है कि चाइल्ड एम्परर मर चुका है, लेकिन बच जाता बंदा
ऑल बिकॉज ऑफ हिज टेक, बिकॉज ऑफ हिज रोबोट डॉग। लेकिन क्योंकि बंदा जमीन में फंसा हुआ है और एयर भी वहां पे धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो होपलेस फील कर रहा होता है कि कैसे बाहर निकले वहां से, क्योंकि सारे एस क्लास हीरोज तो बिजी हैं कार्ड रेस से फाइट करने में। लेकिन गेस व्हाट, वहां पर एंट्री होती है पूरी पूरी प्रिजनर, और भैया सरप्राइज एंट्री लेता है तो मुक्का भी खा लेता है चाइल्ड एम्पर का। अब बताने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस तरह चाइल्ड एम्पर को रेस्क्यू कर लिया जाता है। एंड इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें वापस दिखाया जाता है जेनोस और तात्सुमाकी को, जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। जेनोस तात्सुमाकी को बचाते बचाते अपने दोनों पैर दोनों हाथ खो चुका होता है, लेकिन स्टिल रेंगते हुए भी वो तात्सुमाकी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब जेनोस होपलेस फील कर रहा होता है कि वो कितना वीक है इतना ज्यादा अपग्रेड होने के बावजूद, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है कि भैया इतना ज्यादा अपग्रेड होने के बावजूद, इतना ज्यादा ट्रेन होने के बावजूद सेटामा के अंदर क्या वो एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रांग है भी पहले से। एंड तभी इतने में अचानक से कोई आवाज आने लगती है, जिसके तुरंत बाद सीन चेंज होता है होमलेस एम्पर की तरफ, जहां पर कि वो वही अपनी एनर्जी बॉल्स से सारे सोर्समैन को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा होता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन बदल चुकी थी, क्योंकि एटॉमिक समुराई के पास थी सन ब्लेड, जिसको यूज करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक समुराई को कंसंट्रेट करना पड़ता है, काल्म बनना पड़ता है, जस्ट लाइक वाटर सरफेस। और जब वो ऐसा करता है ना, तो वो एक अलग ही एंटिटी बन जाता है। होमलेस एम्पर की इतनी पावरफुल एनर्जी बॉल, जो कि उन सबको एक साथ खत्म करने वाली थी, एटॉमिक समुराई उस पूरी को नलिफाई कर देता है, जिससे होमलेस एम्पर कंप्लीटली शॉक्ड। इसलिए वो बराज ऑफ अटैक्स करता है एटॉमिक समुराई पे जल्दी से जल्दी, जिससे कि वो उसके पास ना पाए, लेकिन उस समय से कुछ भी काम नहीं करता। और यूं समझ लो होमलेस एम्पर का किस्सा खत्म होने वाला होता है, लेकिन बीच में आ जाता है गोल्डन स्पम। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटॉमिक समुराई इतना चेंज हो चुका होता है कि गोल्डन स्पम को ये तक लग जाता है कि मॉन्स्टराइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन तभी से रियलाइज होता है कि शायद स्वॉर्ड की वजह से ही ऐसा। गोल्डन स्पम को लगता तो ऐसा ही है कि उसने रोक लिया है उस अटैक को, उसकी स्वॉर्ड को, लेकिन वो स्वॉर्ड आई डोंट नो हाउ एक विप की तरह काम करती है और गोल्डन स्पम के इतने पावरफुल फोर आर्म को काट के रख देती है, जो देख के वो खुद शॉक हो जाता है। अब ये सब देख के तुम्हें पता तो चली गया होगा कि ये ब्लेड यानी सन ब्लेड कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये टोल भी काफी ज्यादा लेती है बॉडी से, इसलिए इतनी ही देर यूज करने में एटॉमिक समुराई अपने मुंह से खून दे जाता है, जिस वजह से जो सिचुएशन हीरोज की तरफ झुकती हुई दिख रही थी वापस से विलेंस की तरफ झुक जाती है, क्योंकि ये दोनों तो भारी पड़ ही रहे थे, यानी गोल्डन स्पम और होमलेस एम्पर। लेकिन अब एंट्री हो जाती है इस फाइट में इवल नेचुरल वाटर की भी। जी हाँ, ये ससुरकनाती अभी भी जिंदा है। और इसके बाद क्या होने वाला था हीरोज के साथ, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस पैनल को देख के ही तुम समझ सकते हो। लेकिन इनको भी अचानक से वही आवाज सुनाई देती है जो कि जेनोस के पास जो प्रेजेंट थे ना, उन ब्लैक स्पम को सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं, किंग की थी, स्पेसिफिकली बोलूं उसके किंग इंजन की, जिसकी हेल्प से वो सारे कार्ड्रेस का जितने भी वहां पे प्रेजेंट थे उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और भैया मेटल ब्लैड जो कि किंग को लेकर भी आया था, वो किंग की मदद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन किंग को देखते ही वो समझ जाता है कि मुझे पीछे रहकर जो भी मॉन्स्टर्स भागेंगे उनको संभाल लेना चाहिए। इसके बाद जो छोटे छोटे ब्लैक स्पैम वहां पे प्रेजेंट थे वो बोलना चालू कर देते कि यार ये बंदा सबसे ज्यादा पिस ऑफ करता है मुझे, सही में इसको मारने का बहुत मजा आएगा। लेकिन गोल्डन स्पम ये क्लियर कर देता है कि इसको हल्के में बदले, ये बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा है हीरो एसोसिएशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारी जीत के बीच, क्योंकि भैया गोल्डन स्पम के अकॉर्डिंग किंग की पावर तात्सुमाकी की जो फुल पावर थी उससे भी ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई ये सारे मॉन्स्टर जो कि एक साथ फाइट कर ही नहीं सकते थे, एक साथ फाइट करने की सोचते हैं किंग के साथ। अब ये मत समझ लेना कि वो उन पे हंस रहा था, खुद पे हंस रहा होता है कि वो कर क्या रहा है। उसने एंट्री तो जेनोस को सेव करने के लिए ली थी ब्लैक स्पम से, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसकी हार्ट बीट की वजह से सारा अटेंशन उसकी तरफ आ जाएगा। और भैया किंग मुस्कुरा रहा था तो ब्लैक स्पम काफी ज्यादा पिस ऑफ हो जाता है कि हंस कैसे रह रहे हैं हम पे। इतने में किंग के पीछे से आवाज आती है और बंदा काफी ज्यादा खुश कि भैया सेटामा तो नहीं है पीछे से, लेकिन वहां से निकलते चाइल्ड एम्पर और पूरी पूरी प्रिजनर, और वो दोनों किंग को अपने सामने देख के खुश हो जाते हैं कि हुर्रे वी कैन विन दिस, जिसपे किंग भी लाइक गिव मी अ ब्रेक। अब किंग तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी जगह पे खड़ा होकर सोच रहा होता है यार आई एम रियली गोना डाई, लेकिन दूसरी तरफ गोल्डन स्पम ये सोच रहा होता है कि ये हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्या ये चाहता है कि हम इस पे पहले अटैक करें। जो सुन के किंग और भी ज्यादा डिप्रेस्ड, यार आई एम टोटली गोना डाई। इसके बाद होमलेस एम्पर और ब्लैक स्पम एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं कि यार वैसे इसकी पावर्स क्या थी। तो इस पे होमलेस एम्पर क्लियर कर देता है कि नहीं पता हमें, मॉन्स्टर एसोसिएशन ने सारे हीरोज की पावर्स डिटेल में बताई थी हमें,
लेकिन इस बंदे की पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता, कोई भी डाटा है ही नहीं इसके बारे में। और होमलेस एम्परर भी यही बोलता है कि हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए इस बंदे को, चलो एक साथ अटैक करते हैं इस पे। और किंग की पावर सिर्फ टेस्ट करने के लिए वो इतना बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जिस पे किंग भी लैग। और इसी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वो पूछता है कि वैसे मैं वंडर कर रहा था ये एनर्जी बॉल करता क्या है। तो इस पे होमलेस एम्परर बोलता है नॉर्मली तुम वेपराइज हो जाओगे बस। जिस पे किंग एग्जैक्टली सही टामा की तरह बोलता है ओके। इसके बाद काफी फनी टॉक होती है इन दोनों के बीच लेकिन इसी फनी टॉक के बीच किंग अपने आप से बोलते हुए कि यार मैं तो नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर, ये बोल देता है जस्ट अ रेगुलर ह्यूमन। जिस पे होमलेस एम्परर शॉक्ड और बंदा सोच रहा होता है कि यार इसे कैसे पता चला कि मैं नॉर्मल ह्यूमन हूँ, यानी स्पेसिफिकली मेरी बॉडी कुछ ज्यादा अलग नहीं है कि एवरेज ह्यूमन से, बस मेरे पास ये एनर्जी बॉल्स वाली पावर है। और टेंशन बंदे को इसलिए ज्यादा थी कि कहीं ब्लैक स्पम को इस बारे में पता ना चल जाए, लेकिन भैया उसे तो पहले ही पता चल चुका था। और इस राज को राज रखने के लिए वो किंग पे तुरंत ही अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके नीचे से यानी जमीन से एक हाथ निकलता है और उसे दबोच लेता। और ये हाथ था ज़ॉम्बी मैन का, जो कि ऑलमोस्ट मरते मरते बचाता होमलेस एम्परर के अटैक से। अब क्योंकि ज़ॉम्बी मैन इतना ज्यादा पास था उसके, तो इसलिए होमलेस एम्परर अपनी एनर्जी ऑर्ब्स या फिर बोलूं एनर्जी बॉल्स के थ्रू अटैक कर नहीं सकता था उस पर, क्योंकि भैया इम्पैक्ट तो उस पर भी पड़ता ना इतनी पास होने की वजह से। तो इसलिए वो तुरंत ही ब्लैक स्पम से बोलता है कि जल्दी से जल्दी मुझे बचाओ, लेकिन ब्लैक स्पम हिलता तक नहीं है क्योंकि उसकी खुद की फटी पड़ी थी। किंग के सामने ओपनिंग थोड़ी देगा वो किसी भी तरीके की होमलेस एम्परर को बचाने के चक्कर में। और रही बात इवल नेचुरल वाटर की, तो यार ब्लैक स्पम भी यही वंडर कर रहा होता है कि ये अटैक क्यों नहीं कर रहा किसी पे। उसने तो सुना था कि ये क्रिएचर काफी ज्यादा डेंजरस है और किसी भी किलिंग इंटेंट वाले बंदे पे अटैक करना शुरू कर देता है, देन व्हाई ये अटैक क्यों नहीं कर रहा। एंड तभी ब्लैक स्पम ये रियलाइज करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इवल नेचुरल वाटर की जो एबिलिटी है किलिंग इंटेंट वाले बंदे पे अटैक करने की, इसके बारे में किंग को पहले ही पता चल गया हो और वो अपना किलिंग इंटेंट छुपा रहा हो। ऐसे टाइम पे ऐसी चीज करने की कैपेबिलिटी तो किंग ही रख सकता है, जस्ट लाइक जैसे हम सब उसके सामने चींटी बराबर हैं, जिनके अगेंस्ट में उसे कोई भी फियर नहीं है एंड हेंस कोई भी किलिंग इंटेंट भी नहीं है। और ये चीज ब्लैक स्पम को काफी ज्यादा पिस ऑफ कर देती है, दैट दिस बास्टर्ड इज रियली लुकिंग डाउन ऑन अस, दैट्स व्हाई आई विल किल हिम। इसके बाद चाइल्ड एम्परर एक मैसेंजर बग के थ्रू सबको इन्फॉर्म करता है कि उसके पास एक प्लान है सारे कार्ड रेस को हराने का एक बार में। एंड गेस व्हाट, ये प्लान क्या था, सारे कार्ड रेस को सारे मॉन्स्टर्स को एक लाइन में लाने का, सो दैट किंग अपने अल्टीमेट अटैक के थ्रू सबों को एक बार में साफ कर दे। जिस पे किंग भी लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। अब भैया चाइल्ड एम्परर भी क्या करे, क्योंकि वो किंग को कुछ ऐसे इमेजिन करता है। इनफैक्ट चाइल्ड एम्परर ने तो नाम भी रख दिया था किंग के अटैक का, जो कि है अल्टीमेट पजेट्री हेलफायर बस्ट वेव मोशन कैनन। और इसी के कंटिन्यूएशन में चाइल्ड एम्परर यही बोलता है कि वैसे तो मेरे शुगर लेवल्स बहुत नीचे गिर गए हैं, इसलिए मुझे लगा नहीं था कि मैं अच्छे प्लान के साथ आ पाऊंगा, लेकिन थैंकफुली अ वैलिड प्लान केम टू माय माइंड। जो सुन के किंग एट द एंड सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ये बोलता है आई सी, आई गेस शुगर लेवल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद ब्लैक स्पम किंग को बुलाता है, अपनी तरफ उसका ध्यान खींचता है और कंबाइन होना शुरू हो जाता है, ना सिर्फ छोटे छोटे ब्लैक स्पम्स के साथ बल्कि गोल्डन स्पम के साथ, क्योंकि गोल्डन स्पम में लगभग 43 ट्रिलियन ब्लैक स्पम्स थे। और अब जो वो कॉम्बिनेशन शो करने वाला है उसमें 54 ट्रिलियन ब्लैक स्पम्स होंगे। जिस पे चाइल्ड एम्परर तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर किंग नाउ इज योर चांस। जिसके जवाब में किंग सोचता है फॉर व्हाट। और अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लैक स्पम ने पहले ही ये कॉम्बिनेशन शो क्यों नहीं किए, तो इसका जवाब वो दे देता है कि एक बार सेल्स मर्ज हो जाते हैं तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई तुम इसे ट्रम्प कार्ड की तरह समझ सकते हो। अब क्योंकि भैया बहुत तगड़ी फाइट होने वाली थी, तो पूरी प्रिजनर जल्दी से जाके तात्सुमाकी और जेनोस को रेस्क्यू कर लेता है। जिस पे चाइल्ड एम्परर तुरंत ही बोलता है मिस्टर किंग डिमोन साइबोर्ग एंड तात्सुमाकी हैव बीन रेस्क्यूड, और साथ ही साथ वाटर मॉन्स्टर और ये कंबाइनिंग मॉन्स्टर तुम्हारी स्ट्रेट लाइन में है, दैट्स व्हाई यूज योर अल्टीमेट अटैक। लेकिन किंग चुपचाप खड़ा होता है और उसके सामने जन्म होता है प्लेटिनम स्पर्म का। दैट्स इट यार, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी, और क्योंकि अगली वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है इस सीरीज की, तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 के लाइक्स। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके तो जरूर ही रख लेना, क्योंकि अगली वीडियो में किंग अपने अल्टीमेट अटैक के साथ कार्ड इसको खत्म कर देगा और एंट्री होगी सैटामा की, जो कि सरफेस पे आके सारे हीरोज की हेल्प करने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।